हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन पेपर में से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है गाइस तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित विभिन्न वाद विमर्शों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कल्चर के बारे में बताना है एंड इसके बाद आप लोगों को बताना है जो हमारा कल्चर ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि जो हमारा कल्चर का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में जितने भी वाद विवाद हैं उनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे हैं। तो गाइस, मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो गाइज़, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइज़, परिचय आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ इस तरीके से लिखना है। समूह में साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कुछ नियम विधान जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों व्यवहारों व क्रियाओं को निर्देशित व नियमित कर सकें। सामूहिक जीवन के ये नियम विधान व्यवहार प्रणाली मूल्य मानक एवं आचार विचार व्यक्तियों की सांस्कृतिक विरासत का अंग होते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियों प्रावधानों उपकरणों रीति रिवाजों तथा प्रथाओं को जन्म दिया। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। इन सबके योग को संस्कृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। एडवर्ड टाइलर का कथन है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला आदर्श कानून प्रथा एवं अन्य किन्हीं भी आदतों एवं क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मानव ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। व्यक्ति का समाज तथा संस्कृति के साथ समान रूप से संबंध है। व्यक्ति के व्यवहार के ये दोनों ही महत्वपूर्ण आधार हैं। इस रूप से व्यक्ति समाज एवं संस्कृति तीनों ही अन्योन्यनिष्ठ है। व्यक्ति का समग्र विकास समाज तथा संस्कृति दोनों के प्रभाव से होता है। इस समीकरण द्वारा स्पष्ट है कि समाज का सामूहिक जीवन भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा दूसरी तरफ सांस्कृतिक के आदर्श नियम भी मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में एक सिंपल सा परिचय लिखना है। परिचय के अंदर मैंने आपको संस्कृति से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हो अपने परिचय के अंदर। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दूसरे नंबर पर संस्कृति की परिभाषा देनी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी डेफिनेशन संस्कृति की डाली हैं। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन है रेडफील्ड के अनुसार। रेडफील्ड ने संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार उपस्थित की है। संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की
मानव समूह की विशेषताएं बनाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहली डेफिनेशन आप लोगों को इस तरीके से देनी है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अंदर बताया गया है कि संस्कृति उन विधियों का समूच्चय है जिनमें मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीखने के कारण रहता है। तीसरी डेफिनेशन है संस्कृति किसी भी समूह के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 डेफिनेशन लिखी हैं। अगली डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, हर्ष कोविड के अनुसार, यहाँ पे इनकी भी एक डेफिनेशन है। इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जॉर्ज पीटर की, एंड इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है हॉब्स की। तो दोस्तों आप लोग इन सारे डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। क्या तुम कभी विदेश गए हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कनाडा, रूस या थाईलैंड गए थे। आपने देखा होगा कि हर जगह में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके गृह नगर के समान होती हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स या लेवी जीन्स जैसे फास्ट फूड स्थानीय स्टोर में बेचे जा रहे हैं। वे सांस्कृतिक वैश्वीकरण के उदाहरण हैं जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं जिसके द्वारा एक संस्कृति के अनुभवों, मूल्यों और विचारों को विभिन्न माध्यमों से पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता है। हम सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण, इससे प्रभावित करने वाले कारक और दुनिया भर में इसके प्रभावों का पता लगाएंगे। दोस्तों मैंने अब आप लोगों को तीसरे पॉइंट के अंदर सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में बताया है। सबसे पहले मैं आपको परिचय बताया, उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई यानी कि परिभाषा, और अब मैंने आप लोगों को सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में बताया जिसके बारे में आपके क्वेश्चन के आंसर में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण के उदाहरण। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर है। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप लोग इस पूरे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद आता है हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण के वाद और विमर्श। तो दोस्तों सांस्कृतिक वैश्वीकरण के वाद और विमर्शों के बारे में ही आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जैसे कि इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि वैश्वीकरण को आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कुछ के लिए ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो दुनिया भर में साझा सामाजिक मूल्यों की ओर ले जाती है। दूसरों के लिए इस शब्द का एक नकारात्मक अर्थ है और आलोचक इसे कम प्रमुख संस्कृतियों को हाशिए पे रखने के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से विकासशील दुनिया में कुछ आलोचक इसे सांस्कृतिक विविधता को कमज़ोर करने वाले वैश्विक विज्ञापन अभियान के कारण संस्कृति का मैकडॉनलाइजेशन के रूप में संदर्भित करते हैं। अन्य समाजों पर पश्चिमी संस्कृति के आरोपण वैश्विक आर्थिक विकास को कम करते हैं और व्यक्तिगत सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्तियों को बाधित करते हैं। वैश्वीकरण के प्रमाण स्वरूप भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों के कुछ बातों को आत्मसात किया है, जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पहल, रूढ़िवादी तत्वों का विरोध। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण ही आज बहुत सी रूढ़िवादी प्रथाओं का अंत हुआ है और आज महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। अब महिलाएं केवल घर की 4 दीवारें तक सीमित नहीं हैं और ये सब सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है जो कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के वाद विमर्शों से रिलेटेड है। बेसिकली गाइस सांस्कृतिक वैश्वीकरण से रिलेटेड 2 पॉइंट हमारे सामने निकल कर आते हैं। कुछ जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं और कुछ इसकी आलोचना करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सांस्कृतिक वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है और जो इसकी आलोचना करते हैं उनका भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट मेंशन कर रखा है। पहला पॉइंट है महिलाओं की स्थिति में सुधार।
तो दोस्तों सांस्कृतिक वैश्वीकरण के समर्थक कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है इससे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड पूरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षा को बढ़ावा। किसी भी समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने आज शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की हुई है। अंग्रेजी भाषा अब केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज कोई भी इस भाषा को सीख कर देश विदेश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कार्य कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारी सांस्कृतिक विरासत, वेद पुराणों में लिखी हुई बातें अब केवल भारतीय सीमा के भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी खूब प्रचार हो रहा है। हमारे शिक्षक शिक्षा और जीवन जीने का आचार आज अनेकों लोगों को प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों शिक्षा का प्रचार ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा अंधविश्वास में कमी। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट है हमारा जीवन स्तर में सुधार। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताए हैं जो कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं वो इन 4 पॉइंटों को लेकर सांस्कृतिक वैश्वीकरण का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण के आलोचक। तो दोस्तों सांस्कृतिक वैश्वीकरण के आलोचक इसकी कई तरीके से आलोचना करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उपभोक्तावाद। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपने उत्पादों का प्रचार करती हैं और कोका कोला, KFC और नायका जैसे ब्रांड दुनिया भर में प्रचलित हैं। वैश्विक विज्ञापन का नकारात्मक प्रभाव ये है कि स्थानीय कंपनियों को बाजार से बाहर कर दिया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी या यूरोपीय उपभोक्ता प्रवृत्तियों को अन्य संस्कृतियों पर थोपती हैं। इसी तरह फास्ट फूड उद्योग उत्पादन क्षमता के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। नतीजतन पारंपरिक व्यंजन फास्ट फूड की तुलना में कम लागत प्रभावी और लाभदायक दिखाई देते हैं, जिससे पारंपरिक खाद्य आउटलेट फलने फूलने का अवसर खो देता है। सो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है। जब हम सांस्कृतिक वैश्वीकरण के आलोचकों की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि उपभोक्तावाद के कारण सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने अन्य संस्कृतियों के ऊपर काफ़ी सारी नई चीज़ों को थोपा है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है भाषा। तो दोस्तों भाषा वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है गरीबी। तो गरीबी से रिलेटेड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने पूंजीवादी मानसिकता की असहमति को बढ़ावा दिया है और पारंपरिक नैतिकतावादी साहित्य जो तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादक होने के कारण उपेक्षित होने लगा है। इसके अतिरिक्त भारतीय बाज़ारों में विभिन्न विदेशी भाषाओं के साहित्य भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा संगीत। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। मैंने आपको पूरा आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं किया है। निष्कर्ष आपको खुद से रेडी करना है ताकि ये आंसर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों की एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।